स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो पिछले महीने सरकार ने जो टेलीकॉम एक्ट है 2023 का उसको इंप्लीमेंट कर दिया था और इस एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी, दैट वाज रिगार्डिंग डिजिटल भारत निधि। सरकार ये एक नया स्कीम लॉन्च कर रही है और ये जरूरी इसलिए है ताकि हमारे देश के रूरल एरियाज में जो टेलीकम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि आप समझिए जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी को देखती हैं, वो उन्हीं एरियाज में सर्व करेंगी, टेलीकॉम नेटवर्क बनाएंगी जहां पर उनको प्रॉफिट दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे। अब रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में उनको उतने लोग दिखते नहीं हैं और इसलिए आज भी अगर आप देखोगे कई बार जब आप जाते हो रूरल एरियाज में आपको वो स्पीड नहीं मिल पाती। तो यहां पर ये जो डिजिटल भारत निधि है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर सरकार ने फाइनली जो डिजिटल भारत निधि है उसका ड्राफ्ट रूल जारी किया है और अगले 30 दिनों में पब्लिक से उसका फीडबैक मांगा है और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा इसके अंदर है क्या और भारत में इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि रूरल और अर्बन डिवाइड आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। मैं आपको नंबर भी बताऊंगा उसके रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं आज से हमारा जो GS फाउंडेशन बैच है UPSC का वो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अलग अलग लैंग्वेजेस में जो भी आप चाहते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप ये कोर्स ले सकते हैं, चाहे स्टडी IQ पर कोई भी हो, ऑप्शनल हो, GS फाउंडेशन बैच हो, आपको सबसे कम दाम पर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, उन्होंने 4 जुलाई को जो ड्राफ्ट रूल्स है डिजिटल भारत निधि से रिलेटेड वो यहां पर जारी किया था और सरकार का ये फ्रेश अटेम्प्ट है ताकि देश के रूरल एरियाज में जो टेलीकॉम की कनेक्टिविटी है, जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी संख्या एक तरह से बढ़ सके। अब मोबाइल यूजर्स कैसे बढ़ेंगे? जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिजिटल भारत निधि ये जो स्कीम लाया गया है, लेट मी टेल यू, पहले इसको कहा जाता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अगर आपको पता हो तो सरकार ये स्कीम बहुत कई वर्षों से चलाते आ रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, इसका जो स्कोप है वो उतना वाइड नहीं था। तो फाइनली सरकार डिजिटल भारत निधि लेकर आई है ताकि इस कनेक्टिविटी को रूरल एरियाज में और बेहतर तरीके से लाया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर जो फंड आता है ना डिजिटल भारत निधि के अंदर, ये पैसा कहां से आता है? सरकार क्या अपनी तरफ से लगाती है? नहीं। बेसिकली क्या है, हमारे देश में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, चाहे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जितने भी वोडाफोन आइडिया, BSNL, इन सबके ऊपर जो उनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसके ऊपर 5% लिवाई करती है, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है और वहां से जो पैसा कलेक्ट होता है उसके माध्यम से सरकार रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाती है। और ये आइडिया इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो प्रेजेंट में टेलीकॉम कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो रूरल एरियाज में जाएंगे नहीं, वहां पर काम नहीं करेंगे, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए सरकार को यह कदम लाना पड़ गया था। और जो मैं आपको बताया जो टेलीकॉम एक्ट देश के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है पिछले महीने से, तो उसके अंदर सरकार ने इसकी बात कही थी कि डिजिटल भारत निधि को लॉन्च किया जाएगा। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो डिजिटल भारत निधि है ये वर्क कैसे करेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, जो भी यहां पर सरकार का पैसा कलेक्ट होगा, मतलब सरकार टेलीकॉम कंपनी पर चार्जेस लगाएगी, वहां से जो भी पैसा आएगा, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आया, अब ये सरकार क्या डायरेक्टली डिजिटल भारत निधि फंड के अंदर डाल देगी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखो क्या है ना कि एक सिस्टम बना हुआ है, आपको पता होगा एक फंड है जिसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में सरकार जो भी लोन लेती है, जो भी सरकार का रेवेन्यू आता है, जो भी पैसा आता है सरकार का, वो सबसे पहले जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो यहां पर भी जो भी फंड कलेक्ट होगा वो पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा और फिर वहां से सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम जो पैसा है डिजिटल भारत निधि फंड में डालती रहेगी। आई होप आप समझ में रहोगे। जैसे कि मान लो अगर सरकार के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इस टैक्स के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए, तो ये 1 लाख करोड़ रुपए पूरा का पूरा अचानक से डिजिटल भारत निधि फंड में नहीं आएगा। इसमें से सरकार कहेगी अभी हम 10,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, फिर आगे चलकर जरूरत पड़ा तो बाकी का 20,000 करोड़ रुपए, फिर ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप डाला जाएगा। और यहां पर जो फंड कलेक्ट होगा, जैसा मैं आपको बता रहा था, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड टू सपोर्ट यूनिवर्सल सर्विस थ्रू प्रमोटिंग। अब बहुत सारी चीजें हैं,
मतलब डिजिटल भारत निधि के अंदर जो सरकार पैसा खर्च करेगी वो किस चीज के लिए करेगी। सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूं, टू प्रमोट एक्सेस टू एंड डिलीवरी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन अंडर सर्व्ड रूरल, रिमोट एंड अर्बन एरियाज। तो जहां जहां पर जरूरत है देश के अंदर, जिन भी एरियाज में टेलीकॉम की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर उसको बढ़ाने के लिए खर्च करेगी। साथ ही साथ यहां पर आपको पता है हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उतना फोकस नहीं होता, तो यहां पर क्या है कि इस फंड के माध्यम से जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके उसके लिए सरकार पैसे खर्च करेगी। इसके अलावा नए नए पायलट प्रोजेक्ट्स हो गए, कंसल्टेंसी असिस्टेंस हो गई, इस तरह की चीजों में सरकार पैसा खर्च करेगी। और साथ ही साथ यहां पर जो नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे देश में 3G आया, 4G आया, हम बहुत पीछे थे। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए 4G कब का वहां पर लॉन्च हो चुका था, हम देश में काफी पीछे इसको देर से लॉन्च किए थे। तो ऐसा ना हो, यहां पर जल्द से जल्द हमें उसको लॉन्च करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी सरकार इसके ऊपर इस फंड के माध्यम से काम करेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हमारा ड्राफ्ट रूल क्या कहता है, ये जो सरकार ने ड्राफ्ट रूल जारी किया है इसको लेकर उसमें क्या कहा गया है, कैसे चीजें यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलेगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सेंटर क्या करेगी, यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगी, ये सबसे बड़ा हेड होगा एडमिनिस्ट्रेटर, और इसी के माध्यम से जितना भी फंड यूटिलाइज करना है वो किया जाएगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाएगा सरकार के द्वारा, वो क्या करेगा, वो डीबीएन इम्प्लीमेंटेटर्स को जो अपॉइंट करना है वो यहां पर करेगा। कहने का मतलब है कि जो डिजिटल भारत निधि इंप्लीमेंटर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कई सारे डीबीएन इंप्लीमेंटर्स कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के किसी रिमोट एरियाज में, किसी इलाके में वहां पर टेलीकॉम की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछाना है, तो उसको बिछाने का काम जो है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एक डिजिटल भारत निधि इंप्लीमेंटर्स को अपॉइंट कर देगा ताकि वहां पर उस एरिया में फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछाया जा सके। तो केस बाय केस बेसिस पर, हर जगह के इलाके के बेसिस पर इंप्लीमेंटर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे ताकि वहां पर चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। और देखिए यहां पर जो डिजिटल भारत निधि फंड स्कीम है ना, इसके अंदर यह कहा गया है कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको अल्टीमेटली जो अंडर सर्व्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी है उनके लिए काम करना है, जैसे महिलाएं हो गए या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गई, इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो गए, उनके लिए काम करना है कि अगर किसी इलाके में महिलाएं हैं, उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है लेकिन जरूरत है, तो आप उसके लिए काम करिए। अगर जो डिसेबल्ड पीपल हैं, अगर उनको वो सर्विस नहीं मिल पा रहा है लेकिन बहुत जरूरी है, तो आप उनके लिए काम करिए। वो मकसद से सरकार यहां पर काम कर रही है। एंड अगेन यहां पर आप देख सकते हैं जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है डिजिटल भारत निधि लाने का, वो यही सब है, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाना, इनोवेशन प्रमोट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स को और ज्यादा एनकरेज करना, यही सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इतना ज्यादा रूरल एरियाज पर क्यों फोकस किया जा रहा है। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। देखिए हमारे देश के अर्बन एरियाज में जो टेली डेंसिटी है अर्बन एरियाज में, ठीक है, वो है 127%। 127% का मतलब ये हुआ कि यहां पर हर एक व्यक्ति के पास 1.27 मोबाइल कनेक्शन है। आप समझ रहे हो कि मतलब इसका मतलब ये हुआ हर एक व्यक्ति के पास अर्बन एरियाज में एक से ज्यादा कनेक्शन है। ये आपको देखने को मिल रहा है कि आपने देखा ही होगा, आप मेट्रोपॉलिटन और कई इलाकों में आप जाओगे तो लोग दो दो मोबाइल रखते हैं, या फिर आज के डेट में ड्यूअल सिम तो सभी मोबाइल में लगता ही है, तो लोग दो दो सिम लगा के रखते हैं। मैं खुद रखता हूं, तो वो जरूरत हो गया है। तो अर्बन एरियाज में आपको जो टेली डेंसिटी है वो 127% है, 100% से ज्यादा है। लेकिन वही अगर आप रूरल एरियाज के अंदर टेली डेंसिटी देखोगे तो बहुत कम है, इट इज जस्ट 58%। इसका मतलब यह हुआ रूरल एरियाज के अंदर हर 2 व्यक्ति में से सिर्फ एक के पास ही मोबाइल कनेक्शन है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है यहां पर रूरल और अर्बन एरियाज में, और इसीलिए इस फंड की बहुत आवश्यकता है। खैर मैं आपको जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो पहले यह फंड हुआ करता था जिसको बोला जाता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, अभी तक क्या था, ये 2003 से चलता आ रहा था, पिछले 20 वर्षों से, लेकिन सही से इसका फंड यूटिलाइज नहीं होता था, अंडर यूटिलाइज होता था। मतलब सरकार जितना पैसा कलेक्ट करती थी वो खर्च ही नहीं कर पाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 2017 से 22 के बीच में, इन 5 वर्षों में सरकार ने कलेक्ट किया 41,000 करोड़ रुपीज,
लेकिन आपको पता है सरकार ने खर्च कितना किया? सिर्फ 30,000 रुपीज, मतलब 72% ही खर्च किया और बाकी का लगभग 12,000 करोड़ रुपए ऐसे के ऐसे ही बचे रह गए। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2019-20 के वर्षों में सरकार ने 7,900 लगभग 8,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया था और खर्च कितना किया? सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए, मतलब 5,000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही बचे रह गए। इनफैक्ट किसी भी पीरियड में देखने को मिला है कि सरकार ने पूरा पैसा खर्च ही नहीं किया। इनफैक्ट जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 का, इसमें भी आप देख सकते हो सरकार ने एस्टिमेट किया था कि वो 9,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी, लेकिन सरकार ने अल्टीमेटली खर्च कितना किया? सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए। तो ये हालत है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का। तो लेट्स होप कि ये वाला जो अब नया फंड ये सरकार बनाई है, इसको रिवैम्प की है डिजिटल भारत निधि के नाम से, अब इसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम कनेक्टिविटी हमारे देश के बाकी के हिस्से में पहुंच सकेगी। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये है क्या। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है कि मान लो सरकार अचानक से मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर राइस एंड फूड ग्रेन अचानक से बहुत सारा बढ़ा देती है, तो इसका जो अल्टीमेट इंपैक्ट है पुअर और लैंडलेस फार्मर के ऊपर क्या होगा? आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा जो नया बैच है स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे बैचेज हैं जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है, कंप्लीट पैकेज। कमेंट सेक्शन में लिंक है एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।